हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की ये वीडियो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मिथ हैं जो आज तक प्रिवेलिंग हैं मार्केट में और सभी लोग इस बात से परेशान हैं कि हम एक अच्छा खासा पैसा मार्केट में क्यों नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जब वारेन बफेट सर को एक एग्जाम्पल के रूप में रखा जाता है, एक आदर्श के रूप में रखा जाता है, एक मॉडल के रूप में रखा जाता है, तो उनकी जो CAGR है उसके ऊपर बात की जाती है कि उनकी CAGR कितनी है। और जब उनकी CAGR देखी जाती है कि उनकी लॉन्ग टर्म CAGR 19% है। और जब मैं बहुत बार वीडियोस में ये कहता हूं कि एवरी 3 ईयर्स में पैसा डबल किया जा सकता है और एवरी 10 ईयर्स में पैसा 10 टाइम्स किया जा सकता है, जो कि अगर 20 ईयर्स तक सेम स्ट्रेटजीज को, मतलब सेम अप्रोच को फॉलो किया जाए, तो 20 ईयर्स में 100 टाइम्स और 30 ईयर्स में 1000 टाइम्स, यानी कि 26% की लॉन्ग टर्म CAGR को मेंटेन किया जा सकता है। तो यहाँ पर लोगों को विश्वास नहीं होता। वो एक ही चीज कहते हैं, विवेक भाई आप इतने बड़े बादशाह हो क्या? वारेन बफेट सर की तो इतनी रिटर्न आती नहीं है। तो जिनको जो सबसे ज्यादा रिच हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को लेकर, तो आपके कैसे बनेंगे? मीन्स ऐसे लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के कमेंट आते हैं, लेकिन काफी लोग कमेंट नहीं करते, मन में बात रहती है। तो ना तो मुझे इस बात के कमेंट से थोड़ा सा भी परेशानी है और ना ही इस बात से है कि मन में रहती है। लेकिन हाँ, एक बात का जरूर कंसर्न रहता है कि कहीं आप अपने मन में इस तरह की बातों को लेकर अपने एक्शंस लेना ना छोड़ दो और इस बात पर विश्वास करना ना छोड़ दो कि बहुत ज्यादा अच्छे गेन्स मार्केट में बनाए जा सकते हैं। मैं एक चीज बताता हूँ, 26% CAGR बनाना ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। और अगर थोड़ी सी भी अच्छे से मेहनत की जाए तो 40% भी CAGR बनता है। लेकिन हाँ, जब 40% CAGR या 26% CAGR की जब हम बात करते हैं, तो एक बात जरूर ध्यान में रखने की है कि एवरेज रिटर्न की बात कर रहे हैं, एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि हर एक साल इतना पैसा बनेगा। अगर मार्केट ने अच्छा नहीं किया तो 0% गेन बनेगा किसी पर्टिकुलर ईयर में, लेकिन जब मार्केट रैली करेगी तो जिस ईयर में रैली की उस ईयर का भी पैसा बनेगा, और जिस ईयर रैली नहीं की थी, जब गेन नहीं आए थे, तब का भी पैसा बनेगा। यहां पर CAGR की बात कर रहे हैं, एवरी ईयर गेन की बात नहीं कर रहे हैं। एवरी ईयर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट 40% डाउन हो और हमारा पैसा 40% अप हो। ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, इनके पीछे की सच्चाई क्या है? जब बात करते हैं वारेन बफेट सर का फॉर्मूला क्या है, वारेन बफेट सर का फॉर्मूला है बेस्ट कंपनीज लाइक TCS, HDFC, एशियन पेंट और इसी तरह की और कंपनीज, इनको बाय करो और लंबे टाइम के लिए लेकर बैठे रहो, जब तक ये कंपनीज या तो हाईली ओवर वैल्यूड ना हो जाएं या ये कंपनीज ही बेकार ना हो जाएं। लेकिन क्या वारेन बफेट सर ने अपना जो $100 बिलियन के आसपास पैसा कमाया है, क्या इसी तरीके से करके कमाया है? द आंसर इज नो, ए बिग नो। ऐसा नहीं है कि वारेन बफेट सर ने अपना सारा पैसा ऐसे ही कमाया है। ये एक इस तरह का मीन्स, हाँ, आप इसको, मैं प्रोपेगेंडा नहीं कहूंगा इस चीज को, लेकिन शायद प्रोपेगेंडा है भी। किस तरफ से? जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या करते हैं, वारेन बफेट सर को यहां पर हथियार बनाकर अपनी बाय एंड होल्ड, मींस बाय राइट एंड सिट टाइट वाली स्ट्रेटजी को, कि अच्छी कंपनी को बाय करो, उसको होल्ड करके रखो लंबे टाइम तक के लिए, तभी पैसा बनेगा, इस चीज को हथियार बनाकर यूज करते हैं, जिससे ऐसा लग सके कि वारेन बफेट सर जितना पैसा बन जाएगा अगर आप म्यूचुअल फंड में बाय राइट एंड सिट टाइट वाली पोजीशंस को आप लेकर चलोगे। जबकि सच्चाई ऐसा है कि इस तरीके से कभी भी वारेन बफेट सर जितना पैसा नहीं बन सकता। इतनी CAGR जो लॉन्ग टर्म में 19% है, वो एक्चुअल में अभी 19% नजर आती है, पर अर्ली ईयर्स में क्या था, मैं आपको थोड़ी सी सच्चाई यहां पर दिखाता हूं। सबसे पहले हम एक बार उस बात से पहले ये देख लेते हैं कि वारेन बफेट सर यहां पर बिलियनियर किस एज में बने थे। 1986, जब वो 56 ईयर्स के थे, बफेट बिकेम ए बिलियनियर। ठीक है, तो उस टाइम पर वो बिलियनियर बने थे। और यहां पर ये 1986 की बात है। 1989 में वो कितने बिलियन डॉलर के मालिक थे? जब वो 56 ईयर की एज से आगे निकलकर 59 ईयर्स के हुए, उनकी जो वेल्थ थी दैट वाज 3.6 बिलियन, यानी कि मोर देन ट्रिपल, $1 बिलियन से $3.6 बिलियन हो गई इन जस्ट 3 ईयर्स। 56 से 59 ईयर्स में पहुंचे और उनका पैसा 3.6 टाइम्स हो गया 3 ईयर्स में। तो ये 19% CAGR तो नहीं है। 19% CAGR से तो 3.5 ईयर्स में पैसा डबल भी नहीं होता। यहाँ तो ट्रिपल से ज्यादा हो गया, 3.5 टाइम्स हो गया। तो ये CAGR को लेकर परेशानी क्या है, ये बात क्या है? मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ।
सारी चीज आपको क्लियर करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक और पॉइंट की जो बात कही जाती है ना कि बाय एंड होल्ड ग्रेट कंपनीज, जब तक वो जिंदा रहें तब तक उस स्ट्रेटजी के बेस पर सर के पैसे बने। नहीं, उस स्ट्रेटजी के बेस पर सर के पैसे नहीं बने। उस स्ट्रेटजी के बेस पर तो उनके पैसे रिजर्व हुए हैं, प्रोटेक्ट हुए हैं, जब वो बहुत बड़ी अमाउंट हो गई है। तो उनकी स्ट्रेटजी क्या थी अर्लियर ईयर्स की, इस बात को जब सर्च करते हैं वॉरेन बफेट अर्ली ईयर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो सिगार बट के नाम से वो जानते हैं, the concept is simple, like picking up a discarded cigar butt on the sidewalk that was one puff left. You look for companies that have temporarily beaten down but still have some value in them. यहां पर अगर इसको और थोड़ा सा डिटेल में जाया जाए तो यहां साफ साफ लिखा है, in Warren Buffett's word, cigar butt approach to investing is where you try and find a real kind of pathetic company. आप समझ रहे हो, pathetic company, बट इट सेल्स सो चीप कि उसको भी खरीदना यहां पर समझदारी से नजर आती है। आगे अगर आप इसी चीज को एक डिफरेंट वेबसाइट पर देखोगे, सिगार बट इन्वेस्टिंग इज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, दिस इज नॉट लॉन्ग टर्म, दिस इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी इन विच यू बाय अंडरवैल्यूड स्टॉक्स इन स्ट्रगलिंग कंपनीज। यहां पर आप समझो, दो तीन वर्ड आप समझो यहां पर कौन कौन से हैं। सबसे पहले कौन सा वर्ड है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। सेकंड क्या है, अंडरवैल्यूड। थर्ड क्या है, स्ट्रगलिंग कंपनीज। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और स्ट्रगलिंग कंपनीज, क्या आज की डेट में आपके माइंड में जो पिक्चर आती है वॉरेन बफेट सर को लेकर, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की आती है या स्ट्रगलिंग कंपनीज की आती है, पैथेटिक कंपनीज की आती है? नहीं आती ना, वो अब नहीं आती। लेकिन इनिशियल ईयर्स में उन्होंने ऐसे ही पैसे कमाए हैं और तभी इतना बड़ा पैसा बन पाया है। जब मैं बहुत बार कहता हूं ना कि यहां पर पीएसयू बैंक्स में पैसा लगाना था, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, सब में 3-4 गुना हो गया, अदर देन पीएनबी, और वो भी हो जाएगा। वो सब इसी बेस पर है कि जो स्ट्रगलिंग कंपनीज हैं, बट वी अंडरस्टैंड दैट गोइंग फॉरवर्ड दीज कंपनीज आर गोइंग टू गेट बेटर इन शेप। क्यों? क्योंकि जो अंडरलाइंग सिचुएशंस है वो सारी इंप्रूव होती जा रही हैं, और जब वो यहाँ पर इंप्रूव हो रही हैं तो ये इतनी ज्यादा सस्ती हो गई हैं जरूरत से कि इनका ऊपर जाना बनता है। वो वही सिगार बट स्ट्रेटजी है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है, हाईली अंडरवैल्यूड स्ट्रगलिंग कंपनीज में। जैसे आपने वीडियो देखी यस्टरडे, बजाज हिंदुस्तान शुगर, वो क्या चीज है? वो यही तो है, एक स्ट्रगलिंग कंपनी जिसका फ्यूचर अच्छा है और जरूरत से ज्यादा सस्ती हो गई है। ये वही स्ट्रेटजी है जो वॉरेन बफेट सर ने इनिशियल ईयर्स में यूज की थी। ये एग्जैक्टली सेम चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। अब बात करते हैं उनकी एक बार CAGR की। तो हम यहां पर क्या करते हैं, जो बर्कशायर हैथवे का ए क्लास शेयर है, जो मेन शेयर है, उसका हमने यहां पर चार्ट ओपन किया, और जब उसका हमने यहां पर चार्ट ओपन किया तो अब क्योंकि चार्ट बहुत लंबे टाइम से है तो हम इसको वीकली चार्ट कर लेते हैं, और ये क्लियरली आपको यहां पर नजर आए इसके लिए मैं इसको लाइन चार्ट पर कन्वर्ट कर लेता हूं, जिससे हमें ये लाइन बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाए। अब एक चीज अगर हम देखें तो यहां पर एक बार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब से चार्ट अवेलेबल है 79 से लेकर ईयर 79 से लेकर अब तक, इनकी कितने परसेंट CAGR है? इनकी CAGR की कैलकुलेशन कहां से आती है? वो बर्कशायर हैथवे की ही CAGR से आती है, क्योंकि उससे पहले कब कितने कितने पैसे लगे थे वो किसी को नहीं पता। लेकिन यहां बर्कशायर हैथवे की CAGR को, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है, सबको नजर आ सकती है, तो यहीं से उनकी CAGR को पिक किया गया। अब जब यहां पर ये चीज को पिक किया गया तो यहां पर एक इंडिकेटर है, और इंडिकेटर का नाम है CAGR। मैंने VAGR लिख दिया, कोई बात नहीं, V फॉर विवेक का, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। CAGR कस्टम रेंज, इसको यहां पर क्लिक किया। नाउ इसको यहां क्लिक किया फर्स्ट टाइम, और सेकंड पोर्शन इसका क्लिक किया हमने आज की डेट में। सो कितने परसेंट CAGR निकल कर आई? दिस इज 19% CAGR ओवर ए पीरियड ऑफ 79 से लेकर 23। इट मींस हाउ मेनी इयर्स? 21 एंड 23, 44 इयर्स की CAGR है 19%। अब ये हर कोई आज की डेट में इस 19% की बात करता है, क्योंकि 19% ही सबको नजर आता है कि 19% तो सिर्फ वही कमा पाए हैं। विवेक भाई, आप ज्यादा कमाने की बात सोच भी कैसे सकते हो? सबसे पहली बात तो अगर सिर्फ 19% सर ने कमाया है तो उनसे ऊपर कोई नहीं कमा सकता क्या? यहां पर जितने भी रिकॉर्ड्स बने हैं वो सारे सारे रिकॉर्ड्स टूटने के लिए बने होते हैं, वो सब समय समय की बात है। यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। जब वॉरेन बफेट सर 56 इयर्स की एज में 1986 में बिलियनियर बने, तो जब से ये डेटा अवेलेबल है, यानी कि इनिशियल 79 से लेकर, और हम बात कर रहे हैं यहां पर 1986 तक उनकी CAGR कितनी थी, तो मैं यहां पर 1986 तक लेकर गया चार्ट को, 1986 अप्रैल और यहां पर जुलाई, तो कोई बात नहीं। सो दिस वाज
44% CAGR ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स। आप समझ पा रहे हो इस बात को? जब तक वो बिलियनियर नहीं बने तब तक उनकी CAGR 44% है, 19% नहीं है। तो यहां पर जितनी बार भी क्वेश्चंस दिमाग में आए और जब अपने आप को अंडरमाइन करने का मन हो या अपने आप को मीन्स बेकार ही समझने का मन हो या अपने आप को गया गुजरा समझने का मन हो या अपनी किस्मत पर ब्लेम करने का मन हो, तो थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत होती है। हालांकि मेरी भी लिमिटेशंस हैं, मैं बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं बना सकता, बाकी भी चीजें होती हैं, अपने लिए भी होती हैं। लेकिन कई बार जब मुझे ये लगता है ना कि सबके माइंड पर एक पर्दा सा डाला हुआ है, वो पर्दा हटाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान को रिच बनाना है और तो इंडिविजुअल्स को रिच बनाना पड़ेगा। इंडिविजुअल्स को रिच बनाने के लिए उनके सामने सच्चाई लेकर आनी पड़ेगी। और यही मुझे अपना कर्तव्य, धर्म, निष्ठा, जो भी कुछ कह सकते हैं, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंगेजमेंट श्री कृष्णा के हिसाब से, वो सारी यहीं पर नजर आती हैं और इसीलिए मैं ये चीज आपके साथ शेयर भी करता हूं। सो इनिशियल 79 से लेकर 86 तक कितने परसेंट की CAGR रही? 44% की CAGR। और जब ये वॉरेन बफेट सर 59 की एज में 1989 में $3.6 बिलियन के मालिक हो गए, उस टाइम तक इनकी CAGR कितनी हुई? तो यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम यहां से 89 तक ले जाते हैं अपनी इस डेटा को और 89 तक करके देखते हैं। दिस इज 41% CAGR। दिस इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। 79 से लेकर 89 तक 10 इयर्स की CAGR 41% है। मैं तो 26% यानी कि 3 साल में डबल की बात करता हूं। 3 साल में डबल होता है तो 10 इयर्स में अपना पैसा 10 टाइम्स होता है, 20 इयर्स में 100 टाइम्स होता है, 30 इयर्स में 1000 टाइम्स, 40 इयर्स में ये 10,000 टाइम्स होता है और 50 इयर्स में 1 लाख टाइम्स होता है। यानी कि 1 करोड़ का 1 लाख करोड़ बन जाता है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके भी बहुत मोटी फिगर आती है, मींस अनबीटेबल फिगर्स होती हैं। ये 26% CAGR से है, यहां पर 41% CAGR है, राइट। अब उसके बाद में, इसके बाद क्या हुआ? जब थोड़े से हम यहां पर बड़े बन गए, $3.6 बिलियन के मालिक बन गए, तो कहीं ना कहीं माइंड के ऊपर प्रोटेक्शन का एक प्रेशर आता है। और वो प्रोटेक्शन का प्रेशर क्या करता है कि हमारी स्ट्रेटजीज को चेंज करता है। और हमारी स्ट्रेटजीज को किस तरीके से चेंज करता है कि नाउ इज द टाइम नॉट टू लुक इनटू द अंडरवैल्यूड स्टॉक्स एंड पथेटिक स्ट्रगलिंग कंपनीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज, सब जो ये वर्ड्स उन्होंने जो सब चीजें यूज की, अब यहां से निकलकर थोड़ा सा ना मीडियोकर अप्रोच पर जाया जाए। जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जाए। तो जब स्विंग ट्रेडिंग करके यहां पर पैसा कमाया जाए, तो जब ये $3.6 बिलियन के मालिक बन गए, तो एक हाई से दूसरे हाई की तरफ पहुंचे, तो ये 41% की CAGR से हटकर नेक्स्ट 9 इयर्स में, अगर इसको 10 इयर्स का हम टाइम ले लें, 99 तक का बात कर लें, तो ये 26% की CAGR रह गई 41% से निकलकर। और $3.6 बिलियन पर 26% की CAGR निकाल पाए। आप समझ रहे हो? अगले 10 इयर्स में, यानी कि $3.6 बिलियन का यहां पर $36 बिलियन हो गया। 26% CAGR से 10 इयर्स में पैसा 10 टाइम्स होता है। तो जब वॉरेन बफेट सर $3.6 बिलियन पर अपने पैसे को 10 टाइम्स कर सकते हैं 10 इयर्स में, हम क्या 3.6 लाख को नहीं कर सकते? 3.6 करोड़ का नहीं कर सकते? 36 करोड़ का नहीं कर सकते? 360 करोड़ को नहीं कर सकते? जब वहां पर वो $3.6 बिलियन को कर सकते हैं। $3.6 बिलियन पता है कितना होता है? ये ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपीस होता है। यहां पर 300 करोड़ को नहीं कर सकते, उसका 1% को नहीं कर सकते। तो क्वेश्चंस अपने ऊपर लगाने के बदले हमें एक्चुअल में थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहिए। डिटेल में सिर्फ तभी जा पाएंगे जब पोर्न देखना छोड़ेंगे, जब नेटफ्लिक्स देखना छोड़ेंगे, जब लगातार दारू पीना छोड़ेंगे, और जब यहां पर घर के कलेश से बचेंगे और बॉस की बुराई करने से बचेंगे, दोस्तों की बुराई करने से बचेंगे, जब अपने दिमाग को सही रास्ते पर लेकर आएंगे, भगवान में ध्यान लगाएंगे, बैठकर चैंटिंग करेंगे, उस टाइम पर दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होकर सुधरना शुरू करेगा और उसके बाद में आपको एक स्टेबल माइंड देगा। तब ये चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बिलियनियर बनने का रास्ता यहीं से होकर जाता है। अब यहां पर बात करते हैं, उसके आगे की बात करते हैं। 26% CAGR के बाद जब और इनके पास $36 बिलियन हो गए, तो उसके नेक्स्ट 10 इयर्स में इनका कितने परसेंट CAGR आया? तो और ज्यादा इंसान थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, थोड़ा सा रुक जाता है और काम करने का मन कम हो जाता है। और जब वापस से हम 2010 की बात करते हैं, 2009 की बात करते हैं, नेक्स्ट 10 इयर्स में कितने परसेंट की CAGR आई? सो दिस CAGR वाज 2.8%। चलो हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि हम टॉप से 2008 की गिरावट की बात कर रहे हैं। तो एक बार हम देखते हैं, जब वापस से नया हाई बना और नया हाई बनने के बाद में टॉप बना, टॉप के बाद यहां पर नीचे की तरफ को थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया, उससे पहले की बात करते हैं। दिस इज 7.2% CAGR।
तो जो पुरानी इतनी बड़ी CAGR है उसको किल करने वाला कौन हुआ? उसको किल करने वाला और कोई नहीं, यहां पर एक बड़ा सा पोर्टफोलियो हुआ जो $40 बिलियन का था। और अगर हम यहां से जो इससे पहले पीक बना उस तक की भी बात करने लगे, पीक से पीक की भी बात करने लगे, दिस इज 7.7% CAGR 2007 से लेकर अब तक, और 2007 से लेकर अब तक की बात करने लगे, देन दिस इज 8.6% CAGR। सो नटशेल में प्रॉब्लम कहां आई? व्हेन ही बिकेम $36 बिलियन ओनर, उसके बाद में इनकी CAGR सिर्फ 7.8% है, बिकॉज एट दिस टाइम जब $40 बिलियन हो गए तब मन किया कि ये तो सिर्फ नंबर्स हैं, और कुछ नहीं है, अपनी इच्छाएं भी वैसी नहीं है, अपने को अय्याशी भी नहीं करनी, अपने को सेम हाउस में रहना है, सेम ऑफिस में रहना, बिकॉज ही इज ए हम्बल मैन, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जितना सीख सकते हैं वॉरेन बफेट सर से उतना सीखना चाहिए कि जब यंग थे यहां पर 100% भी किए, उसके बिलियनियर बन गए, बिलियनियर बनने के साथ में जब क्विकली 3 इयर्स में अपने पैसे को 4 टाइम्स भी कर डाला, और उसके बाद में कुल मिलाकर जब से बर्कशायर हैथवे की इनिशियल स्टोरी है तब से 41% की CAGR भी निकाल डाली, और ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम मींस 10-12 इयर्स, 13 इयर्स, 40 इयर्स, 12-13 इयर्स, उसके बाद में 26% की CAGR उसके बाद भी निकाल ली, $3.6 बिलियन से $36 बिलियन तक। और उसके बाद में सिर्फ प्रोडक्शन ही नजर आती है। उसके बाद क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टर बन के चुपचाप बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि अब इससे ज्यादा कमाना भी किस लिए है, पैसों की प्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस होती है उसके बाद में। तो यहां पर अगर आपने भी ठंडा पड़ना है ना, तो थोड़ा सा $40-50 बिलियन बनाने के बाद में ठंडा पड़ना, उससे पहले ठंडा पड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अभी गर्म खून है, यहाँ मेहनत करने की जरूरत है, यहाँ बड़े सपने देखकर उसके ऊपर मेहनत करके अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके यहाँ सीखकर समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इन सभी चीजों को समझाने के लिए मैं अपना जो ऑनलाइन कोर्स था, जो पहले पेड था, उसके हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों YouTube पर फ्री में अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां जाकर देखना। मैं जब ये सारी बातें आपके साथ में शेयर कर रहा हूं ना, तो आपका भी कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता है कि आप इसी डेडिकेशन के साथ इन चीजों को सीखो और सीखकर इसको इंप्लीमेंट करो, समझो। यहां पर ठंडे मत पड़ो यार, अभी बूढ़े नहीं हुए हो। और इंसान बूढ़ा कब होता है? जब उसकी इच्छाएं खत्म हो जाएं। इच्छाएं कब खत्म होती है? जब इच्छाएं पूरी हो जाएं। जब तक इच्छाएं पूरी नहीं होती तब तक लगे रहो यार, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो एक वो हिंदी वाली कविता याद आ जाती है जब बचपन में पढ़ते थे, हाथ में तलवार हो, सिंह की दहाड़ हो। तो वो सिंह की दहाड़ रखनी है। और अपना तो जो नेशनल सिंबल है वो भी मीन्स वहां पर भी सिंह ही बैठा है चक्र के साथ में, जो अशोक स्तंभ के ऊपर टॉप पर नजर आता है। यहाँ पर सीखते रहो, सिखाते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, सब्सक्राइब कराते रहो। यहाँ पर दोस्तों के साथ शेयर करना जरूरी है, सब्सक्राइब करना और कराना भी जरूरी है, जैसे मेरे लिए आपके लिए वीडियो बनाना जरूरी है। मैं वीडियो बनाता रहूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।